तो ये महत्वपूर्ण धारणा है कि हम जिस परंपरा को, जो हमारी मेमोरीज हैं, मेमोरीज बहुत धीरे धीरे जाती हैं। आप देख लीजिए कि आज भारतीय समाज में या जितने भी पारंपरिक समाज हैं, उन्हें पुरुष और स्त्री के तौर पे आप देखिए एक डिवाइड देखने को मिलेगा। और वो डिवाइड क्यों है? कहते हैं, हमारे एक दोस्त थे, जब हम पढ़ा करते थे तो कहते थे कि इस कैंपस में, हमारा कैंपस दिल्ली में हुआ करता था जहां मैं पढ़ा हूं, कहते थे लड़कियां जो है वो लड़कों से 50 साल आगे हैं विचार में। क्यों आगे हैं? क्योंकि फ्रीडम और इक्वलिटी का स्पेस जब बढ़ा तो फ्रीडम किसे लेनी थी? स्त्रियों को लेनी थी, या जो वंचित क्लास थे उनको लेनी थी। तो जो लेने वाला वो हमेशा सर्ट करता है, लेकिन देने वाले के मेमोरीज में परंपरा होती है और वो परंपरा उसे बहुत पीड़ा पहुंचाती है। और इस सारे मिंगलिंग के बीच में जो एक कल्चर क्रिएट होता है, वो उसके बीच से पढ़ पाना कि हमारी परंपरा का में क्या विजडम था और हमारे आधुनिक जीवन के कितने सवाल मौजूद हैं। आज भी आप देखिए, तमाम तनाव हो अपने जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज के, अगर आप मर्म को पढ़ें, रामचरितमानस नहीं पढ़ें, रामचरित के मानस के या रामायण के मर्म को समझने की कोशिश करें, तो आप उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब पाएंगे। क्योंकि पिछली बार मैं बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में लॉजिक का स्पेस बहुत कम है और इमोशन का स्पेस या भाव का स्पेस बहुत ज़्यादा है, या इरेशनल माइंड का स्पेस बहुत ज़्यादा है, उसे क्रूड सेंस में यदि आप कह दें। तो लॉजिक का स्पेस इतना कम है, लेकिन हम कितना लॉजिक प्रैक्टिस करते हैं आज अपने जीवन में, ये देखने की ज़रूरत है। मतलब सब चीज़ को तर्क से देखने की कोशिश करते हैं, और तर्क से हमें मिलता क्या है? सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जिस मेटेरियलिज्म की मैं बात कर रहा हूं, आप सभी वाकिफ होंगे कि हर कंजम्पशन के बाद, हर कार, हर भोग के बाद उस भोग का टिकाऊपन और एहसास बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो पुराने जमाने में जो हम बेसिक जीवन जिया करते थे, जो हमारे स्मृति में था, एक सांस्कृतिक समझ से था, जिस समाज से हमने समझा था, उसका सबसे बड़ा मोटिवेटर और क्रिएटर रामायण और राम की कथा थी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ मैं से ज़्यादा हम महत्वपूर्ण है और यही जीवन को निर्मित करता है। पश्चिमी समाज में आप देखिए कि फ्रीडम बहुत डिफाइनिंग एलिमेंट है उनके जीवन का, लेकिन आप देखिए कि वेस्टर्न सोसाइटी में उस फ्रीडम के कॉन्सिक्वेंस के कारण डिप्रेशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों हमारे समाज से बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जोड़ूं और आप समझें कि ये सही है, प्रासंगिक है या नहीं है। क्रिकेट की बात करता हूं। क्रिकेट की फिक्सिंग के जितने भी मामले आए, एथिक्स आप देखिए, स्पिरिचुअल कैसे है वेस्टर्न सोसाइटी? ज़्यादा प्रैक्टिसिंग, बिकॉज वो मेटलिज्म को बहुत भोग चुके हैं। जितने लोगों पे आरोप लगे, जितने ईस्टर्न सोसाइटीज यानी एशियन प्लेयर थे, सभी ने कहा मैं निर्दोष, और जितने पश्चिमी खिलाड़ियों पर दोष लगा, उन्होंने कहा हाँ मैंने गलती की है और मैं क्षमा मांगता हूं। इस लिहाज से मैं कहता हूं कि वो फ्रीडम के कॉन्सिक्वेंस को, मेटेरियलिज्म के कॉन्सिक्वेंस को ज्यादा गहराई से समझ रहे हैं और ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही है। आपको याद होगा कि पश्चिमी समाज में ये सब कैसे शुरू हुआ, जब नीत्शे ने कहा था गॉड इज डेड, और कहा था कि देयर इज नो फैक्ट, ओनली इंटरप्रिटेशन। और एक और बड़ा उनका फेमस कोट है नीत्शे का, वंस स्पिरिट वॉज गॉड, देन इट बिकम्स अ मैन, नाउ इट इवन बिकमिंग मॉब, यानी भीड़ में बदल गया है। इसके बड़े सारे निहितार्थ हैं। अब राम कथा की प्रासंगिकता क्या है? राम कथा की प्रासंगिकता बार बार मैं कहूंगा, मैं जो दोहरा रहा हूं कि हमारे, यदि मैं अपने आप से पूछता हूं कि राम कथा का मेरे लिए क्या प्रसंग है, तो मुझे लगता है कि ये मेरी अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये उन भारतवंशियों की अस्मिता का भी बहुत बड़ा स्रोत है जो भारत से बाहर रहते हों और जो हिंदू न भी हों, उन्हें भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका मन उसी भाव और मूल्य को निर्मित और प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा होता है, जो एक पॉपुलर नैरेटिव के रूप में रामायण में हमें देखने को मिलता है।
रामायण में नीति का प्रसंग, जैसे मैं एक कहना चाहूंगा और एक दो चीज से तुलना करके देखना चाहूंगा कि कैसे कंसिस्टेंसी मिलती है। और आप दो एपिक को, दो महाकाव्यों को और महान रचनाओं को देखें। बाली का प्रसंग, सुग्रीव राम के पास आए, उन्होंने मदद मांगी, राम ने कहा कि मैं मदद करूंगा। और मदद करने के लिए राम गए और सुग्रीव को भेजा और बाली निकले और राम ने छुपकर वाली को वध किया। बाली ने कहा, पिछली बार मैं ये बात सुना रहा था लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। बाली ने कहा कि हे प्रभु, आपने, क्योंकि बाली को ये वरदान था कि सामने से कोई उनसे जीत नहीं सकता, तो बाली ने कहा हे प्रभु, आपने छल से मुझे क्यों मारा? जिस सुग्रीव ने आपको रावण से जीतने के भरोसे के बदले आपका समर्थन हासिल किया है, वो रावण को तो वश करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और मैं आपका ये काम कर देता और मैं सीता को मुक्त करा लेता। लेकिन रावण ने एक बात कही उस समय, अनुज वध्य भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। तो राम ने एक मोरल ग्राउंड लिया, कहा कि जो अनुज की स्त्री को और दूसरे की नारी और बेटी को अगर कुदृष्टि से, बुरी नजर से देखता है, उसकी हत्या में कोई पाप नहीं है। लेकिन वाली के विनय के बाद राम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं और ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम जियो। और यही पर इस पूरी कथा का ये मर्म है, ये पढ़ने की बात है कि बाली कहता है कि जो सारे संसार आपके मृत्यु के समय आपके नाम को लेने के लिए प्रयास करता रहता है, मतलब ये आइडिया ऑफ कंसेप्ट आप देखिए कि जो बाली राम के धनुष से मारा जा रहा है, वो अपने कड़वेपन को छोड़कर एक मर्म वाली बात कह रहा है कि जो समस्त जीव राम के नाम को मृत्यु के समय स्मरित करना चाहते हैं, और मेरे सामने जीवन में जब ये मौका आया है कि साक्षात राम मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं इस मौका को क्यों गवा के और जीवन को क्यों मैं वर्ण करूं? इसमें गहरा दर्शन है, ये कथा नहीं है। इस दर्शन को पकड़ने की जरूरत है। अब इसमें जो नीति है उसे देखने की कोशिश करिए कि महाभारत में जब कर्ण ने अपने फंसे हुए रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे कीचड़ में, और अर्जुन ने बाण नीचे, धनुष को नीचे रख दिया, तो कृष्ण ने उन्हें कहा कि नहीं, ये नीति और अनीति का युद्ध है, और इसमें नीति यदि हार जाएगी तो नीति पे आस्था हारेगी। इसलिए अर्जुन को उन्होंने आगे रास्ता दिखाया। अब इसे आप फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ के जरा देखें। गांधी जी अहिंसा को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हिंसा से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अहिंसा की इकोइंग प्रतिध्वनि बहुत मजबूत होती है। आज युवा पीढ़ी में एक फैशन है गांधी जी की आलोचना करने का, और शक्ति का बड़ा वो होता है, लेकिन शक्ति को समझना बड़ा नफीस काम है। किसी को लगता है कि भौतिक शक्ति, बहुत बलिष्ठ, इतने बड़े भुजा और इतनी बड़ी तलवार उठाने वाले बहुत शक्तिमान थे, तो बाबर आया, उसने अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने बारूद से उस शक्ति को छोटा कर दिया, अब उससे भी कोई छोटा कर देगा। तो शक्ति जो है वो भौतिक, उसकी संकल्पना नहीं है। शक्ति का अस्तित्व भौतिक नहीं है, शक्ति एक वैचारिक एग्जिस्टेंस वाली चीज भी है और निरंतर गतिमान है। इसलिए गांधी जी ये भी मानते थे कि हिंसा की तुलना में अहिंसा ज्यादा ताकतवर है। और यही कारण था कि जब बोस, जो कि उतने अहिंसा में विश्वास रखने वाले नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो गांधी जी ने उनका भरपूर विरोध किया। बोस भी उतने ही राष्ट्रभक्त थे और गांधी भी उतने ही राष्ट्रभक्त थे। हम इन्हें तुलना करके ऊपर नीचे नहीं रख सकते, लेकिन समझने की बात है कि हम एक बड़े उद्देश्य और बड़े मार्ग पर चलते हैं, तो और नीति और अनीति को आगे कैसे ले जाया जाता है। इसी तरह से भगत सिंह की बात जो आती है, तो गांधी जी का भगत सिंह से सारी सिंपैथी होने के बावजूद नेहरू को उन्होंने भेजा भी, नेहरू बार बार मिले भी, लेकिन उन्होंने क्षमा
के लिए निवेदन करने से मना कर दिया था। डीपी सिंह जी जरा सा शार्ट करिएगा। बस मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। हाँ। तो इन कथाओं में जो रामचरितमानस का वैश्विक संदर्भ है, उसका एक जो कथानक है और एक भाव जगत है, और भाव जगत में जो मर्म है और जो दर्शन है उसे पकड़ने की जरूरत है। उसमें तमाम तरह की आइडियलाइजेशन जिसकी मैंने बात किया था, हमारे सभी के जीवन में आदर्श भाव को स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है। हमारे अंदर मोरलिस्टिक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, और वो स्ट्रेंथ आस्था से आता है, लॉजिक से नहीं आता है। इस लिहाज से रामचरितमानस और रामायण विश्व नहीं मानवता के लिए, मानवता नहीं मनुष्य के मन के लिए, मनुष्य के मन नहीं मनुष्य की खुशी के लिए और मनुष्य के भाव के लिए एक गंभीर समझ वाला आख्यान है। और इसे टेक्स्ट से ज़्यादा उस टेक्स्ट को डिकोड करने में देखने की ज़रूरत है। इसमें फिलॉसफी है। यही कहते हुए मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी सिंह जी। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टोबैगो, वेस्ट इंडीज, त्रिनिडाद, इन देशों की जिम्मेदारी